ऑल राइट, तो इस वीडियो में हम डोनाल्ड ट्रंप के 28 पॉइंट पीस प्लान की बात करेंगे। ये काफ़ी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर की पूरी दिशा बदल सकता है। हालांकि यदि इस प्लान पर गौर किया जाए तो क्लियरली दिख जाएगा कि ये रशिया को फेवर करता है। डोनाल्ड ट्रंप का 28 पॉइंट पीस प्लान रशिया को फेवर करता है। यही वजह है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये प्लान वॉर को एंड कर सकता है। इस प्लान की मदद से फाइनल पीस सेटलमेंट तैयार किया जा सकता है। जाहिर है ये प्लान रशिया को फेवर कर रहा होगा, तभी व्लादिमीर पुतिन इसे एंडोर्स कर रहे हैं। और यदि इसके बारे में हम लॉजिकली सोचें, यदि ये रशिया को फेवर कर रहा है तो ये यूक्रेन के अगेंस्ट होगा। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है इस प्लान के साथ। इस प्लान से यूक्रेन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का मानना है कि ये प्लान यूक्रेन के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसकी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, और इसमें यूक्रेन के लिए कोई भी सिक्योरिटी गारंटीज़ नहीं है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि यूक्रेन इस प्लान को एक्सेप्ट कर ले, जल्द से जल्द वॉर ख़त्म हो, बट यूक्रेन डिफेंस शो कर रहा है, मान नहीं रहा है। तो क्या है ये ट्रंप का 28 पॉइंट पीस प्लान? यूक्रेन क्यों इसे रिजेक्ट कर रहा है और क्यों इसे रशिया के लिए एक गिफ्ट की तरह देखा जा रहा है? चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यूक्रेन की कोर कंसर्न ये है कि ये प्लान यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करता है। यूक्रेन की ये सबसे बड़ी समस्या है। रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इस समय यूक्रेन की लगभग 20% टेरिटरी रशिया के कंट्रोल में है। और अब ये प्लान कह रहा है कि जो टेरिटरी रशिया के कंट्रोल में है उसे अब डी फैक्टो रशियन मान लिया जाएगा। यूक्रेन के 1/5 हिस्से को डी फैक्टो रशियन मान लिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ये सभी रीजन्स जो रशिया ने कैप्चर कर रखे हैं उन्हें रशियन टेरिटरी माना जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी रशिया के इस कंट्रोल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा। जाहिर सी बात है यूक्रेन के लिए कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। भाई रशिया के ऑक्यूपेशन को ऑफिशियली मान्यता दी जा रही है, यूक्रेन कैसे मानेगा इस बात को? यूक्रेन किसी भी तरह के टेरिटोरियल कंसेशंस नहीं देना चाहता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है। 1/5 यूक्रेन की टेरिटरी की बात हो रही है। ये नेशनल आइडेंटिटी की बात है, ये सर्वाइवल की बात है। इस तरीके से अग्रेसर को रिवॉर्ड किया जाएगा, यूक्रेन इसके सख्त खिलाफ है। बिकॉज यूक्रेन का सोचना है कि एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर देगा। इस तरीके से फिर बड़े देश छोटे देशों को इन्वेड करेंगे। जब इस प्रकार से रिवॉर्ड किया जा रहा है उनको, तो बाकी देश भी करेंगे। फिर ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर देगा। यूक्रेन किसी भी हाल में इसको अलाउ नहीं करना चाहता है। वॉर के शुरू होने के बाद से रशिया के सभी टेरिटोरियल गेन्स को लेजिटिमाइज करना यूक्रेन के लिए एक रेड लाइन है। अमेरिका और रशिया के द्वारा यूक्रेन की इस रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा है। यूक्रेन के लिए कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। इससे आप समझ सकते हैं यूक्रेन क्यों रेजिस्ट कर रहा है। और ये जो प्लान है ये बहुत ज़्यादा वेग सा है। वैसे ये डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है, तो ये बात तो अंडरस्टूड है। देखिए, एक तरफ तो ये प्लान कहता है कि यूक्रेन की सोवरेनिटी को कंफर्म किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कहता है कि रशिया ने जो टेरिटरी कैप्चर कर ली है वो रशिया की हो गई। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आपस में। यदि सोवरेनिटी कंफर्म करने की बात की जा रही है तो रशिया को टेरिटरी क्यों दी जा रही है? यूक्रेन के बिहाफ पर इतने बड़े डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं? एंटी यूक्रेन डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं? दूसरा, इस सो कॉल्ड गारंटी को लूज़ करना कितना आसान है? इस पीस प्लान में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि यदि यूक्रेन रशिया के ऊपर मिसाइल लॉन्च करता है या अटैक करता है बिना किसी कारण के, तो सिक्योरिटी गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। अब यदि आप समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, देश किस तरीके से अपने ऊपर ही अटैक करवा देते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स मीट करने के लिए, तो आप समझ जाएंगे कितना आसान है यूक्रेन के लिए ये सिक्योरिटी गारंटी लूज़ करना। रशिया के लिए कितना मुश्किल है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा देना, फिर ये कह देना कि भाई यूक्रेन ने लॉन्च कर दिया अटैक हमारे खिलाफ। तो पहली बात तो यूक्रेन के लिए इस प्लान के अंदर कोई भी सिक्योरिटी गारंटी है नहीं, एकदम वेग सी बातें हैं। और जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा दिया गया है वो भी लूज़ करना बहुत आसान है। ट्रंप के 28 पॉइंट पीस प्लान में एक जॉइंट अमेरिकन रशियन वर्किंग ग्रुप को एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये सिक्योरिटी इश्यूज़ पर साथ में काम करेगा। जाहिर है रशिया और अमेरिका अगर साथ में काम कर रहे हैं तो यूक्रेन के हित में तो काम करेंगे नहीं। जो निर्णय लिए जाएंगे वो रशिया और अमेरिका के हित में होंगे। इस पूरे प्लान को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बेनिफिट हो रहा है वो रशिया और अमेरिका का ही हो रहा है। ये पीस प्लान एंटी यूक्रेन है। आप सोचिए, यूक्रेन का ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में चलेगा, और यहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो रशिया और यूक्रेन में आधी आधी बांटी जाएगी। तो यूक्रेन के लिए आप सोचिए, क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेत्स्क हाथ से गए, रशिया को आधी बिजली देनी पड़ रही है।
और यदि इतना काफ़ी नहीं था तो इसमें एक न्यूट्रल बफर जोन बनाने की भी बात हो रही है। जो यूक्रेनियन टेरिटरी रशिया के कंट्रोल में है वो तो रशिया को दे दी जाएगी, और जो डोनेट्स्क ओब्लास्ट का पोर्शन यूक्रेन के कंट्रोल में है, यूक्रेन को कहा जा रहा है कि आप वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए। वहाँ पर एक डीमिलिटराइज्ड बफर जोन बनाया जाएगा और इस बफर जोन को इंटरनेशनली ऐसा रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये रशिया की ही टेरिटरी है और यहाँ पर रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस एंटर नहीं करेंगी। भाई एक बार आपने इसे रशियन टेरिटरी इंटरनेशनली मान लिया, फिर आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि रशिया यहाँ पर एंटर नहीं करेगा? ये किस तरीके का पीस प्लान है कि जो यूक्रेन की टेरिटरी यूक्रेन सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है अभी तक, वहाँ से वो विड्रॉ कर लेगा, वहाँ बफर जोन बना दिया जाएगा। ये पीस प्लान नहीं है, ऑफिशियली एक सरेंडर ट्रीटी है। आप यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से सोचिए, अग्रेसर ने जो आपकी टेरिटरी कैप्चर करी है, आप कह रहे हो वो अग्रेसर की हो गई, और जो टेरिटरी आप कंट्रोल करके होल्ड करके रखे हुए अभी तक, वहाँ से आप पीछे हट जाओ, वहाँ पे हम बफर जोन बना देंगे। इसे न्यूट्रल जोन कहा जा रहा है, लेकिन ये न्यूट्रल कैसे हुआ जब इसे इंटरनेशनली आप रशिया का रिकॉग्नाइज कर रहे हो? ऑन पेपर आपने कह दिया है कि ये लैंड जो है रशिया को बिलोंग करता है, फिर आप बोलते रहिए न्यूट्रल, इसको डीमिलिटराइज्ड, आप बोलते रहिए कुछ भी, ऑन पेपर तो आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो जो टेरिटरी यूक्रेन रशिया से डिफेंड नहीं कर पाया वो रशिया को दे दी, जो टेरिटरी यूक्रेन ने डिफेंड कर ली वो भी रशिया को दे दी, ये कह के कि यहाँ पर बफर जोन बनाएंगे। तो पूरी तरीके से यहाँ पर रशिया का बेनिफिट हो रहा है। क्लियरली ये एक सरेंडर अग्रीमेंट है जिसे पीस डील के रूप में डिस्गाइज किया गया है। रशिया इससे मैसिवली बेनिफिट करेगा। व्लादिमीर पुतिन के लिए ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री विक्ट्री होगी और यूक्रेन के लिए ये डिजास्टर साबित होगा। इस पीस डील पर साइन करते ही वोलोदिमीर जेलेंस्की का पॉलिटिकल करियर ख़त्म समझ लीजिए। इस तरीके से आप देश के डिफेंस को वीकन कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को डैमेज करेंगे, अपनी टेरिटरी को गिव अवे कर लेंगे। तो जाहिर है जो कोई भी प्रेसिडेंट इस पर साइन करेगा उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म है। इसलिए आप देखेंगे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की इसे स्ट्रांगली रिजेक्ट कर रहे हैं। ईस्टर्न डॉनबस में स्थित डोनेट्स्क ओब्लास्ट कोई ऐसा वैसा रीजन नहीं है, ये एक मिनरल रिच इंडस्ट्रियल जोन है। ये रीजन यूक्रेन की इकोनॉमी को पावर करता है। रशिया की इस पर सालों से नज़र है। ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है और डेमोग्राफिकली यहाँ पर एथनिक रशियन पॉपुलेशन बड़ी संख्या में है। इसी तथ्य का इस्तेमाल करता है रशिया अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए, ये जस्टिफिकेशन देने के लिए कि क्यों इस एरिया को रशिया को बिलोंग करना चाहिए। और इस वॉर को लॉन्च करके रशिया ने ऑलरेडी 75% डोनेट्स्क पर कब्जा कर लिया है। तो ये जो पीस प्लान है, रशिया ने जो एरिया लड़कर कब्जा किया है 75% डोनेट्स्क का, वो तो रशिया को दे देता है, और जो एरिया रशिया लड़कर जीत नहीं पाया है, जो एरिया यूक्रेन ने डिफेंड कर लिया है, वो भी रशिया को दे देता है। तो यूक्रेन के लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल ऑफर है ये। हर एक रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है इधर। सब कुछ उठाकर आप रशिया को दे देते हो, बस एक छोटा सा मेंशन कर देते हो कि यूक्रेन को नीपर रिवर के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने से मत रोकना, ब्लैक सी के अक्रॉस ग्रेन ट्रांसपोर्ट में बाधा उत्पन्न मत करना। तो रशिया को तो उठाकर यूक्रेनियन टेरिटरी दे दी जा रही है, बट यूक्रेन को कोई भी सॉलिड सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी जा रही है। बदले में कुछ भी कॉन्क्रीट और क्रेडिबल यूक्रेन को नहीं मिल रहा है। और रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। यूक्रेन रशिया के ऊपर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं करता है कि रशिया डीमिलिटराइज जोन की सैंक्टिटी को रिस्पेक्ट करेगा, किसी भी तरह के सीजफायर एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करेगा। यूक्रेन का ये डर है कि आप इस तरीके से रशिया को रिवॉर्ड करोगे लैंड के साथ, तो भविष्य में रशिया को कैसे रोकोगे आप एक और ऑफेंसिव लॉन्च करने से? यदि ऑफेंसिव और अग्रेशन को इस तरीके से रिवॉर्ड किया जा रहा है तो भविष्य में भी रशिया करेगा। कोई कॉन्क्रीट सिक्योरिटी गारंटीज तो यूक्रेन को मिली नहीं है। यूक्रेन कब से कह रहा है कि उसको नेटो ज्वाइन करना है। नेटो के आर्टिकल 5 में जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव डिफेंस की गारंटी है, ये रशिया के अगेंस्ट क्रेडिबल डिटेरेंस साबित होगा। तो यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाह रहा है, जबकि रशिया क्लियरली कह चुका है कि यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना रशिया की सबसे बड़ी रेड लाइन है। रशिया इसे डायरेक्टली अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े थ्रेट के रूप में देखता है। रशिया यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के रूप में देखेगा। ये रशिया का व्यू पॉइंट है कि यूक्रेन के साथ जो उसकी लगभग 2000 किलोमीटर लंबी लैंड और सी बॉर्डर है, उसको वो सिक्योर करना चाहता है। और मज़े की बात देखिए, ट्रंप का पीस प्लान रशिया के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करता है। ये प्लान क्लियरली कहता है कि नेटो फर्दर एक्सपैंड नहीं करेगा। यूक्रेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगा कि वो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। नेटो अपने ट्रूप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को यूक्रेन में नहीं रखेगा, यूक्रेन को शामिल नहीं करेगा। और फिर लिखता है कि हम रशिया से उम्मीद करते हैं इस सब के बाद कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ को इन्वेड नहीं करेगा। उम्मीद की जा रही है, कोई गारंटी नहीं दी जा रही है।
तो आप देख रहे हैं यूक्रेन के लिए कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी एश्योरेंस नहीं है। यूक्रेन के आप संविधान में बदलाव करने के लिए कह रहे हो, आप कह रहे हो 100 दिन में पहले चुनाव होने चाहिए यूक्रेन में, इसके बाद संविधान में बदलाव होने चाहिए कि यूक्रेन कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। आप यूक्रेन के ऊपर दबाव बना रहे हो कि वो ऑफिशियली नेटो ज्वाइन करने के अपने सपने को रिफ्यूज़ कर दें। तो ज़मीन दे दो रशिया को, इलेक्ट्रिसिटी शेयर कर लो रशिया के साथ, बफर जोन बना लो और नेटो भी ज्वाइन मत कर लेना। तो क्या है यूक्रेन के लिए इस प्लान के अंदर? तो बाहर से तो यूक्रेन के लिए कोई भी सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, और यूक्रेन यदि अपनी टेरिटरी को खुद डिफेंड करना चाहे तो उस पर भी सीलिंग लगा रहे हैं। यूक्रेन को कहा गया है कि अपनी आर्म्ड फोर्सेस को 6 लाख ट्रूप से ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते। मतलब यूक्रेन को अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को बिल्ड करने से रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जबकि वो रशिया के साथ एक मैसिव बॉर्डर शेयर करता है। तो सिंपल शब्दों में यूक्रेन को क्या कहा जा रहा है? अपनी ज़मीन रशिया को दे दो, न्यूट्रलिटी एक्सेप्ट कर लो, अपनी मिलिट्री को लिमिट कर लो, रशिया पर भरोसा करो, तुम्हें इन्वेड नहीं करेगा वो। ये यदि सरेंडर नहीं है तो और क्या है? रशिया को देखिए क्या मैसिव गेन हो रहा है, यूक्रेन का उसको लैंड मिल रहा है, ये सिक्योरिटी एश्योरेंस मिल रहा है कि यूक्रेन नेटो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। यूक्रेन की मिलिट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यदि फर्दर कोई ऑपरेशन लॉन्च करे रशिया तो उसमें हेल्प होगी। फिर यदि ये पीस प्लान लागू हो जाता है तो रशिया को रीइंटीग्रेट कर लिया जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी से, उसके ऊपर लगे हुए वेस्टर्न सैंक्शंस भी लिफ्ट हो जाएंगे। तो रशिया के लिए तो ये एक स्ट्रेटेजिक जैकपॉट लग गया है। यूक्रेन के लिए लेकिन ये एक डिजास्टर है। ऑब्वियसली यूक्रेन इसे रिजेक्ट करेगा। इस पीस प्लान में ये मेंशन है कि ये जो अग्रीमेंट है ये लीगली बाइंडिंग है। इसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जाएगा, किसके द्वारा? एक पीस काउंसिल के द्वारा। और इसे कौन हेड करेगा? खुद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और जो कोई भी वायलेट करेगा तो सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका। और भी प्रावधान है इस पीस प्लान के अंदर। ह्यूमैनिटेरियन कमेटी बनाई जाएगी जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ बचे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। हालांकि बचा कुछ भी नहीं है, सब रशिया को मिल गया है। ये सब मेंशन है कि प्रिजनर्स और जो बॉडीज़ हैं उनको एक्सचेंज किया जाएगा, हॉस्टेजेस को लौटाया जाएगा, फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्लान में कहा गया है कि हर तरह की नाज़ी आइडियोलॉजी और एक्टिविटीज़ को रिजेक्ट करना है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है, रेसिज्म और प्रेजुडिस को एलिमिनेट करने की बात करता है, अलग अलग कल्चर्स के प्रति टॉलरेंस को बढ़ाने की बात करता है। यदि आप ये सब देखें कि इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है और फिर अमेरिका टॉलरेंस की बात करे तो ये हास्यास्पद है। बट किसी भी चीज़ में अमेरिका इन्वॉल्व हो और वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस वाले पीस प्लान में भी ऐसा ही है। यूक्रेन से कहा जा रहा है कि हम कंफर्म करते हैं आपकी सॉवरेनिटी को, जबकि खुलेआम अगले ही आर्टिकल्स में उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया जा रहा है। यूक्रेन को रशिया को मैसिव कंसेशंस देने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा और एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट भी बना रहेगा। मतलब यूक्रेन का डिफेंस भी कमज़ोर रहेगा। रशिया को कहा गया है कि वो अपने लॉ में इस बात को एंश्राइन करेगा कि वो यूरोप और यूक्रेन के अगेंस्ट अग्रेशन नहीं दिखाएगा। बट यहाँ अग्रेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। अभी जो वॉर चल रहा है उसे भी रशिया अग्रेशन थोड़ी मानता है। रशिया के लिए ये इन्वेजन नहीं है, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। तो आप ऐसे वेग सी एक लाइन लिख दोगे और सोचोगे रशिया से कंप्लाई करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। रशिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा। इन्हीं सब को देखते हुए यूक्रेन ने इस पीस प्लान को डिफाई कर दिया है। यूक्रेन ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि अमेरिका से सपोर्ट मिलते रहने के बदले वो अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। भले ही अमेरिका का सपोर्ट चला जाए, यूक्रेन अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। यूक्रेन अपनी फ्रीडम को सरेंडर नहीं करेगा, वो लड़ना जारी रखेगा भले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाए। बट वो ग्रेटर पावर्स के स्लेव की तरह नहीं जिएगा। और यूक्रेन का इस प्रकार से सोचना जायज़ भी है, क्योंकि जितने भी क्लॉजेज हैं इस पीस प्लान के वो रशियन इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहे हैं। इस वॉर में अब तक जो भी हुआ उसके लिए रशिया को पूरी एमनेस्टी दी जा रही है। यूक्रेन इसे अनफेयर और अनजस्ट मानता है। एक तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं मिला, ऊपर से रशिया के जो वॉर क्राइम्स हैं उसके लिए रशिया को एमनेस्टी दी जा रही है, जबकि यूक्रेन चाहता है कि रशिया को उसके वॉर क्राइम्स के लिए और अग्रेशन के लिए पनिश किया जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किधर है? इसमें तो उल्टा अग्रेसर को ही रिवॉर्ड किया जा रहा है। आज रशिया ने युद्ध करके लैंड जीत लिया और उसको रिवॉर्ड कर दिया गया। आज डोनेट्स्क है, क्या पता कल को खार्किव और कीव भी हो जाए। इसलिए यूक्रेन बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। जिस तरीके से ट्रंप रशिया की डिमांड से अग्री कर रहे हैं उससे यूक्रेन बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस प्लान में कोई भी रियल डिटरेंस बिल्ड ही नहीं किया गया है। बस ये कह दिया गया है कि रशिया अगर ब्रेक करता है इस एग्रीमेंट को तो दोबारा से सैंक्शंस लगा देंगे। बट सैंक्शंस कितने इफेक्टिव हुए ये तो आप देख ही लीजिए। 3 साल से रशिया की वॉर इकोनॉमी जो है उसको वीकन करने में नाकाम साबित हुए सैंक्शंस रशिया के अग्रेशन को अभी तक तो रोक नहीं पाए हैं।
तो सैंक्शंस की जो इफ़ेक्टिवनेस है एज अ डिटरेंस वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। इसलिए यूक्रेन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में ट्रैप हो गया है। एक तरफ उसको रिस्क है अपनी नेशनल डिग्निटी खोने का अगर वो डील को एक्सेप्ट कर लेता है तो, और दूसरी तरफ उसको ये खतरा है कि यूएस का सपोर्ट खत्म हो जाएगा अगर वो डील को रिजेक्ट कर देता है तो यूक्रेन को एक इम्पॉसिबल चॉइस दी जा रही है, एक बहुत ही अनफेयर चॉइस यूक्रेन को लेने के लिए कहा जा रहा है। इस प्लान से अमेरिका का क्या फ़ायदा हो रहा है आप देख लीजिए। रशिया को रीइंटीग्रेट कर दिया जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी में, सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए जाएंगे। अमेरिका रशिया के साथ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट करेगा। एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्कटिक रीजन में रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स में रशिया के साथ कोलैबोरेट करेगा। रशिया को G7 दोबारा से ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। G7 पहले G8 हुआ करता था, क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने, उसके बाद रशिया को निकाल दिया गया था, तो G8 फिर G7 हो गया था। इस ग्रुपिंग में दोबारा से रशिया को इनवाइट किया जाएगा। मतलब इस प्लान से अमेरिका ने अपने लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज़ निकाल ली हैं। यूक्रेन की रीबिल्डिंग में भी ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यूक्रेन को जो रीबिल्ड करना है, डेवलप करना है, मॉडर्नाइज करना है, यूक्रेन की जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइंस वगैरह, स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, उन सब में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होगा। जितने भी वॉर टॉर्न एरियाज़ हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, रिस्टोर करना है, रिकन्स्ट्रक्ट करना है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सब में अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा। यूक्रेन के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सेस मिल जाएगी अमेरिका को। इन सभी एफर्ट्स को एक्सेलरेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक एक स्पेशल फाइनेंसिंग पैकेज तक डेवलप करने वाला है। अच्छा, रशिया के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं $100 बिलियन के, उन्हें यूक्रेन की रीबिल्डिंग में यूज़ किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, और इससे जो प्रॉफिट्स आता है उसका 50% यूएस रख लेगा। यूक्रेन के रिकन्स्ट्रक्शन में जो पैसा लगने वाला है उसमें यूरोप को और पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। रशिया के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको यूक्रेन में तो इन्वेस्ट किया ही जाएगा, अलग से एक यूएस रशियन इन्वेस्टमेंट व्हीकल में सेपरेटली इन्वेस्ट किया जाएगा। कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जाएंगे, वहाँ पर जॉइंटली अमेरिका और रशिया कोलैबोरेट करेंगे। इस तरीके से अमेरिका रशिया को स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव देना चाहता है कि दोबारा से वॉर शुरू ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना बने, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो और अमेरिका को प्रॉफिट हो। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इससे यूक्रेन को यूरोपियन मार्केट की एक्सेस मिल जाएगी, बट नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता यूक्रेन। अमेरिका ने वैसे तो कोई गारंटी दी नहीं है यूक्रेन को, लेकिन फिर भी एक क्लॉज ऐड कर दिया है कि जो भी गारंटी अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को, उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। मतलब अपना पूरा फ़ायदा अमेरिका ने देखा है। खाली एक वेग सा स्टेटमेंट लिख दिया है कि यूक्रेन को रिलायबल सिक्योरिटी गारंटीज़ दी जाएंगी। क्या है ये, इसको कुछ भी नहीं बताया गया है, और इसके लिए अमेरिका को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो रशिया और अमेरिका ने पूरा इंतजाम किया हुआ है इस पीस प्लान से बेनिफिट करने का, जबकि ये प्लान यूक्रेन को स्ट्रिप कर देगा अपनी फ्रीडम और डिग्निटी से। ये यूक्रेन की सॉवरेनिटी के ऊपर एक असॉल्ट है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का कहना है कि इस प्लान से एग्री करने का मतलब है यूक्रेन के नेशनल इंटरेस्ट से बिट्रे करना। तो अब यूक्रेन एक काफ़ी टफ स्पॉट में है। एक तरफ से रशिया रिलेंटलेस बैटरिंग कर रहा है, दूसरी तरफ से अमेरिका का प्रेशर आ रहा है। अमेरिका और रशिया जॉइंटली काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि यूक्रेन कब तक रेजिस्ट कर पाता है, कब तक वो रशिया की मिलिट्री असॉल्ट को झेल पाता है, और कब तक वो अमेरिका के प्रेशर को झेल पाता है। आने वाले टाइम में ये सब बातें हमें पता चलेंगी।